नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका M4 परिवार में। तो आशा है कि आप सभी की बड़े अच्छे से तैयारी चल रही होगी, मजबूती दे रहे होंगे। तो आइए इस मजबूती में जोड़ते हैं एक और कड़ी को, सांची का स्तूप। तो आज हम पहली किताब के चौथे अध्याय की बात करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर है, उसमें आपका पहला ही टॉपिक है सांची का स्तूप। तो अगर मैं सांची के स्तूप की बात करूं तो इसकी जो खोज है वो होती है 1818 में। और खोजकर्ता कौन है इसके? जनरल टेलर। अगर मैं जगह की बात करूं तो ये भोपाल में स्थित है। कहां? भोपाल के कनखेड़ा। देखिए, ध्यान से सुनिए। ये अगर मैं खोज की बात करूं तो हो सकता है आपकी किताब में शायद ना दिया हो नाम की खोज किसने की थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1818 में इसकी खोज होती है और जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की जाती है। और इसकी जो लोकेशन देखी थी भोपाल के कनखेड़ा में। और अगर हम फिर से थोड़ा कुछ और इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करें तो हम इसके बारे में देखेंगे इस पर रिसर्च किस किसने की थी। तो रिसर्च में अगर हम नाम देखें तो इसमें सबसे पहले नाम आते हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम जो खुद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कुछ दिनों तक यहाँ कनखेड़ा में सांची में रहे। सांची में रहने के बाद उन्होंने इन चीजों के बारे में काफी कुछ खोजबीन की थी। और ये जो बात है, ये यहाँ की जो शासिका थी सुल्तान जहां, उनकी एक पुस्तक में ये बात लिखी हुई मिलती है कि कैसे कनिंघम आए थे उनके दौर में, वो यहाँ पर रुके, उन्होंने खोज करने का प्रयास किया था। तो अगर सांची की बात करें तो खोज करता और उसकी लोकेशन और उस पर जो विचार किया था पहले, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं। इस दौर में एक चीज कॉमन थी कि अगर आपके पास या भारत में कोई भी अच्छी चीज है, जैसे हम सांची की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध था सांची, जिसकी एक संरचना बड़ी शानदार थी। 4 तोरण द्वार इसके पास थे और स्पेशली तोरण द्वार एक आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। तो यहां पर आने वाले डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, सबने भरपूर प्रयास किया कि क्यों ना इन तोरण द्वारों को ब्रिटिश में ले जाकर वहां के पुस्तकालयों में, सॉरी, वहां के संग्रहालयों में रखा जाए। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ के जो शासक या शासिकाएं थी, उन्होंने सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में सबसे अहम योगदान दिया। तो अगर हम इसके बात करें शासकों की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शासिकाओं का नाम आता है, बेगम शाहजहां व सुल्तान जहां। इन्होंने कई सारे अनुदान दिए थे सांची की संरक्षण के लिए। सांची के संरक्षण के लिए क्या दिए थे? अनुदान दिए थे। अगर हम सुल्तान जहां की बात करें तो सुल्तान जहां ने यहां पर एक अतिथिशाला तथा एक संग्रहालय का निर्माण करवाया था। संग्रहालय का, अब देखिए, अतिथिशाला का मतलब गेस्ट हाउस, संग्रहालय का ना म्यूजियम। देखो, थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है ना, मात्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा आप देख रहे। अतिथिशाला और संग्रहालय की बात करें, अब हम एक चीज कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जब जॉन मार्शल साहब यहाँ पर रिसर्च करते हैं, यहाँ रुकते हैं, या फिर जब अपनी पुस्तक लिखते हैं, तो वो कहाँ रुकते? वो रुकते हैं यहाँ की अतिथिशाला में। मतलब जॉन मार्शल साहब जब यहाँ रुके तो रुकने के लिए इनको अतिथिशाला मिल गई, और भी इनको क्या मिले? अनुदान मिले थे। ध्यान रखना, इनकी पुस्तक को लिखने के लिए क्या मिले थे? अनुदान। अनुदान मतलब आप खंड लिखिए और खंड के अनुसार हम आपको अनुदान देते जाएंगे। किसने कहा? सुल्तान जहां ने। तो ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल रुके कहाँ? अतिथिशाला निर्माण किसने करवाया? सुल्तान जहां ने। और जब किताब लिखी गई तो उसमें अनुदान भी किसने दिया? सुल्तान जहां ने। इसीलिए जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक क्या कर दी? समर्पित की। किसे?
सुल्तान जहां को समर्पित की। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी किसे डेडिकेट की थी? सुल्तान जहां को, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जो मदद थी वो सुल्तान जहां ने की थी। इसके अलावा अगर सुल्तान जहां की बात करें तो इनका और सबसे ज्यादा योगदान है संरक्षण में। अनुदान तो दिया, इन्होंने संरक्षण किया था, क्योंकि इन्होंने तो यहां पर जो भी आए, जो इन मिट्टी के या सॉरी इन जो तोरण द्वार थे, इनको ब्रिटिश या बाहर ले जाना चाहते थे, तो उनको इन्होंने एक ही बात की, आप अपने यहाँ पर नकली बना लीजिए, मिट्टी या चूने के बना लीजिए, लेकिन ये हम ले जाने नहीं दे सकते। तो इसीलिए इनका क्या किया था? इन्होंने संरक्षण किया था। अगर सांची की बात करें तो मोटा मोटी आपकी यही बात की हुई है कि सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी, किसने की थी, या फिर इसका संरक्षण कैसे हुआ था। तो संरक्षण कैसे हुआ? जब वो विदेश में ले जाना चाहते थे तो सुल्तान साहब शाहजहां ने कहा कि आप इनकी प्रतिलिपियां, मतलब ऐसे कि ऐसे हूबहू बनाकर आप वहां रख लीजिए, लेकिन इनको यहीं रहने दीजिए, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से तोरण द्वार या किसी भी जो आपके अतीत से जुड़े हुए चीजें उनका वहां पर रहना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये आपकी सांची की छोटी सी एक जानकारी थी, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक चीज तो आपको सबको पता होगी कि अगर हम स्तूपों की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही स्तूप कौन से धर्म की, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सी विचारधारा की परिकल्पना या संरचना है। अगर हम स्तूप की बात करें तो कौन सी विचारधारा की? बौद्धिक, बौद्ध विचारधारा की। तो अभी आज हम यहाँ बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लेते हैं कि बौद्ध जो धर्म है उसका उद्गम कैसे हुआ, बौद्ध विचारधारा का उद्गम कैसे हुआ, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पूर्णतः बौद्ध धर्म को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। आइए देखो, ये बात है लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व सॉरी ईसा पूर्व 2री शताब्दी की, या फिर हम कह सकते हैं कि 2री से लेकर पहली तक, लगभग 2री से आप मान लो पहली तक, इनके बीच की बात है। तो यहां पर ये जो दौर था वो दुनिया के लिए एक बड़ा निर्णायक दौर साबित हुआ। निर्णायक दौर कैसे साबित हुआ सर? इस दौर में अलग अलग विचारकों ने जन्म लिया और अलग अलग विचारधाराओं ने भी जन्म लिया। अगर हम इस दौर के विचारकों की बात करें तो देखो, इस दौर में ईरान, चीन, यूनान तथा भारत। अगर ईरान की बात करें तो यहां पर जरथुस्त्र, बड़ा फेमस नाम आता है, जरथुस्त्र नामक एक विचारक हुए। चीन की बात करें तो यहां पर एक फुंगत्सी नामक विचारक हुए। अगर मैं यूनान की बात करूं तो यहां यूनान तो बड़ा फेमस था, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत महावीर और बुद्ध, ये इस काल के प्रमुख क्या थे? विचारक थे। महावीर और बुद्ध जो एक अलग ही प्रसिद्धि के साथ पढ़े जाते हैं। तो इस दौर में सबसे बड़ी बात यह थी कि ये विचारकों ने जन्म लिया। तो निश्चित है अगर विचारक जन्म लेंगे तो विचारधाराएं उत्पन्न होगी, और जब दो विचारधाराएं उत्पन्न होगी तो उनके बीच में टकराव पैदा होगा, टकराव होगा, उनके बीच में वाद विवाद होंगे, चर्चाएं होगी। तो इन्हीं चर्चाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर देखो, इसी दौर में हमने देखा कि शायद आपने पढ़ा होगा इसी किताब के पहले चैप्टर में, आपने यू हैव रेड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रखा है। तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 से शुरू होकर आगे आ रही है, तो 1500 से लेकर जो 1000 तक का दौर था। देखो चलो मैं आज आपको एक चीज और बताता हूँ, छोटी सी जानकारी, ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, मगर आपको इसकी जानकारी दूं
तो आपने वैदिक काल नाम सुना होगा। वैदिक काल, वैदिक काल को दो खंडों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये वो है जिसमें ऋग्वेद लिखा गया और ये वो है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया। तो दो प्रकार से मानते हैं। अगर हम ऋग्वेद के ड्यूरेशन की बात करें तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो दौर था उसको ऋग्वैदिक दौर के रूप में बांटते हैं। और अगर हम बात करें उत्तर वैदिक की तो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इसको दो भागों में बांटा गया। तो अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में तो सर यहां पर कई परंपराएं प्रचलित थी। यहां पर एक सबसे जो प्रसिद्ध परंपरा थी वो थी यज्ञ परंपरा। कौन सी परंपरा? यज्ञ परंपरा। अगर यज्ञ की हम बात करें तो इन यज्ञों में मुख्यतः सोम, अग्नि व इंद्र की पूजा की जाती थी। सोम, अग्नि व इंद्र की पूजा की जाती थी। अगर हम देखें कि सर यज्ञ जो थे वो करते कौन थे, यानी सर कौन यज्ञ करवाते थे, तो हमने देखा कि पहले यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे। फिर हमने देखा कि घर का जो मुखिया है वो करवाता है, या इसके अलावा हमने देखा कि राजा या फिर शासक। सर ये सामान्य यज्ञ है, यह भी सर नॉर्मली सामान्य ही यज्ञ है। और ये क्या है? आपके विशेष यज्ञ। मतलब सर सामूहिक रूप से या तो मुखिया घर का करवाता है नॉर्मली, वो सामान्य यज्ञों की श्रेणी में आता है। और जो शासक के द्वारा करवाए जाते हैं वो एक विशेष यज्ञ की श्रेणी में आता है। ये बड़े कठिन और जटिल होते हैं। ये क्या होते हैं? कठिन व जटिल होते हैं। जैसे राजसूय व अश्वमेध, राजसूय व अश्वमेध। ये देखिए, ये थे आपके यज्ञ प्रमुख। सर यज्ञ देखो कौन कौन से होते, किस किस की पूजा? सोम, अग्नि व इंद्र की पूजा की जाती थी। सर यज्ञ करवाते कौन थे? तो देखो सामूहिक रूप से भी करवाए जाते थे, घर का मुखिया भी करवाता था, या फिर राजा या शासक द्वारा भी करवाए जाते थे। तो आप इनको एक अच्छे से नोट्स इसके बना सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करते हैं, यहां पर कुछ चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं के बारे में जल्दी से लिख लें। आइए अब देखिए, अगर विचारधाराएं, अगर यज्ञ हो रहे हैं, इतनी सारी परंपराएं यहां पर प्रचलित है, तो निश्चित है कि इन परंपराओं में कुछ चर्चाएं जरूर होगी, कुछ तर्क या कुतर्क आमने सामने जरूर किए जाएंगे। तो अगर हम यहां पर देखो एक बात करें यज्ञ की, तो यहां पर कई सारे, जैसे उपनिषदों में लिखा गया है, उपनिषदों में यज्ञों की चर्चाएं की गई है। तो यहां पर जन्म व पुनर्जन्म, ये ध्यान से सुनिए, ये इसका प्रमुख बिंदु है। उपनिषदों में यज्ञों, जन्म व पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। और ये जो पुनर्जन्म नाम का टॉपिक है, ये यहां पर एक आपके विवाद का विषय बन जाता है।
पुनर्जन्म। अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध व जैन मत ब्राह्मणीय कल्पना से सहमत नहीं थे। यहां पर चर्चा होती थी कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म किस आधार पर होता है, क्या कर्म के आधार पर होता है या फिर किसी जाति के आधार पर होता है। तो ये यहां पर मुख्य चर्चाएं हुआ करती थी। अब देखो चर्चाएं कैसे होती थी, अगर मैं बात करूं, देखिए बौद्ध ग्रंथों में कुल 64 संप्रदाय, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल 64 संप्रदायों की चर्चा यहां पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम 64 संप्रदायों की चर्चा की बात करें तो देखिए सर, ये 64 संप्रदाय, इनके जो प्रमुख गुरु हुआ करते थे, संप्रदाय के प्रमुख, वो यहां पर इकट्ठे होते किसी जगह पर सारे, और वो आपस में अपने अपने विचार रखा करते थे। जो व्यक्ति अपने विचारों से सबको रिझा लेता था, यानी सपोज करो एक मैं हूं, मेरे सामने और भी कई सारे आए जो अपने अपने विचार लेकर आए, मैं अपने अनुयायियों के साथ आया हूं। यदि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने विचारों से सभी को स्वीकृति दिला दूं कि सभी माने हाँ यार इस व्यक्ति ने जो बात की वो सही है, तो आज के बाद वो अपना विचार नहीं रखेंगे, वो मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं आज के बाद वो मेरे संप्रदाय का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर वाद विवाद होते थे, और जो इस वाद विवादों में विजित होता था, हारने वाला पक्ष उसका क्या करता था, अनुसरण करने लगता था, उसके अनुयायी और वो उसका अनुसरण करने लग जाते थे। तो 64 संप्रदाय होते थे। इनकी जो बेटा बैठक होती थी वो झोंपड़ियों में होती थी, जहां पर घूमते फिरते ऋषि मुनि रुका करते थे, और इन झोंपड़ियों को कहते थे कुटाग्रशालाएं। कहां होती थी, कुटाग्रशालाओं में होती थी। ठीक है, इनमें शामिल कौन कौन होते थे, शामिल होते थे गुरु मान लो प्लस उनके शिष्य। और यहां की विशेषता क्या थी कि हारने वाला जीतने वाले के संप्रदाय का अनुसरण करता। हारने वाला क्या करता था, जीतने वाले के संप्रदाय का अनुसरण करने लग जाता था। यहाँ पर और भी कई विचारक उभरे जिन्होंने हिंदू मान्यताओं या फिर हम कहें ब्राह्मणी या वैदिक मान्यताओं का खंडन किया। अगर हम कहते कि वैदिक मान्यता, तो महावीर व बुद्ध ने वेदों पर सवाल उठाए। अगर आपसे पूछ ले कि वेदों की मान्यता पर सवाल किसने उठाया, किसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो वो थे महावीर और बुद्ध। तो ये थी आपकी प्रमुख चर्चाएं, जो चर्चा यहाँ पर चलती थी। तो कल हम अध्ययन करेंगे कि बौद्ध ग्रंथों का विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का उद्गम कैसे हुआ। तो आने वाला जो पूरा का पूरा वीडियो होगा वो आपके बौद्ध मत के विकास पर आधारित रहेगा। देखिए, हालांकि मैंने इसका एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से उसको फिर से रिक्रिएट कर रहा हूं। तो समझिए इसको, आज हमने बात की किसकी, कि कैसे सांची का स्तूप का संरक्षण हुआ, और उसके बाद बौद्ध धर्म के विकास का जो पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म धीरे धीरे जन्म ले रहा है। यहाँ पर आइए देखिए, बौद्ध धर्म ने अपने विचार रखने शुरू कर दिए, वेदों से खुद को भिन्न बताना शुरू कर दिया है। तो पढ़िए इसको, बड़ा शानदार सा प्यारा सा टॉपिक, इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसका रिविजन कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक मजबूती देते रहिए। जय श्री कृष्ण।